जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं गणेश कुमार आज की इस वीडियो में क्लास 7 के विज्ञान से पाठ 12 प्रकाश को जानिए कि क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करूंगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबों को पता होगा, पिछले पाठ में हम लोगों ने प्रश्न 1 से प्रश्न 15 तक के प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 16 से प्रश्न संख्या 27 तक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए मेरे स्क्रीन पर, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो क्या होता है। आप सभी जानते होंगे कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इसका उत्तर हम किस तरह लिखेंगे? हम लिखेंगे कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कितने रंगों में विभक्त होती है? 7 रंगों में। और 7 रंगों में विभक्त होने की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं 16 के बाद 17वें प्रश्न पर। 17वां प्रश्न आप मेरे स्क्रीन पर देखिए। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? इनमें से कौन सा गोलीय दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने जब चैप्टर डिस्कस किया होगा तो आपने सीखा होगा कि गोलीय दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं और अवतल दर्पण के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका उत्तर हम किस तरह से लिखेंगे? आप मेरे स्क्रीन पर देखिए। गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। इनमें से अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। 18वें प्रश्न की ओर हम चलते हैं। 18वां प्रश्न आप देखिए मेरी स्क्रीन पर। वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? तो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग रे डायग्राम को एक बार फिर से समझ लेते हैं। आप देखिए मेरी स्क्रीन पर, यहाँ पर देख सकते हैं 2 दर्पण है और दोनों ही अवतल दर्पण है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें सबसे पहले मुख्य अक्ष बनाता हूँ और मुख्य अक्ष के बाद मैं इनके कुछ मुख्य पार्ट को नेमिंग करता हूँ। जैसे ध्रुव को दिखाते हैं हम लोग P से, फोकस को दिखाते हैं F से, वक्रता केंद्र को C से। ठीक है, अब दोनों दर्पण में मैं प्रतिबिंब बना करके देखता हूँ। तो सबसे पहले मैं पहले दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं एक वस्तु है और ये वस्तु, इसका नाम मैं लिखता हूँ AB। अभी यह वस्तु है C से बाहर है, मतलब C और अनंत के बीच है। तो इसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा? ये देखिए, ये पहली प्रकाश किरण लिए जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है, और जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वह परावर्तन के बाद कहाँ से मुड़ती है? फोकस से मुड़ती है। ये आप सभी जानते हैं। और एक दूसरा प्रकाश किरण लेना है जो कि वक्रता केंद्र से लेते हैं, और वक्रता केंद्र से जो प्रकाश किरण लेते हैं उसमें किसी प्रकार का विक्षेपण नहीं होता है, वह उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है जिस तरह से वह आती है। अब जहाँ पर दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे से कटती है वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। चलिए नाम लिखते हैं प्रतिबिंब का A' और B'। तो यहाँ जो A' B' बना, यह प्रतिबिंब है। और यह कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह उल्टा होता है, और इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं दूसरे मिरर में, दूसरे दर्पण में प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। अब देखिए यहाँ पर भी एक वस्तु है, लेकिन वह वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच है। तो ध्रुव और फोकस के बीच जब वस्तु रहेगा और दर्पण अवतल होगा तो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा? चलिए देखते हैं। ये देखिए पहले प्रकाश किरण लिए मुख्य अक्ष के समांतर, और इसका जो परावर्तन होगा वह मुड़ेगा फोकस से। परावर्तन के बाद यह कहाँ से मुड़ जाएगी? फोकस से। और दूसरी प्रकाश किरण हमें लेना है वक्रता केंद्र से, तो जैसे जाती है वैसे वापस आएगी। अब देखिए इन दोनों किरणों को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो कहीं पर भी ये मिलेगा नहीं, क्योंकि ये धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे? पीछे की ओर डॉट डॉट से बढ़ाते हैं, तो इस जगह पर आकर के दोनों प्रकाश किरण मिलती है। जहाँ पर दोनों प्रकाश किरण मिलेगी वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर ये वस्तु था AB तो उसका प्रतिबिंब बनेगा A' B'।
ठीक है। तो अभी यहाँ जो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बना, यह कैसा बना? आभासी बना। ये कैसा बना? आभासी बना। और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा होता है, और इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए, मुख्य रूप से हम लोगों ने वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब को देखा। अब चलिए हम लोग दोनों पर अंतर को लिखते कैसे हैं वो देखते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में निम्न अंतर है। क्या क्या अंतर है? तो किसी वस्तु से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जबकि आभासी प्रतिबिंब में क्या है? किसी वस्तु से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ध्यान दीजिए यहाँ मिलती नहीं है, जबकि वास्तविक में क्या होता था? प्रकाश किरणें वास्तव में कटती है, मिलती है। तो जहाँ पर प्रतीत होती है वहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। दूसरा अंतर हम लोग देखते हैं। दूसरा अंतर ये है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और तीसरा जो अंतर है वो ये है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। तो इन दोनों प्रतिबिंब में मुख्य रूप से 3 अंतर हम लोगों ने किया। अब चलिए हम लोग 19वें प्रश्न को देखते हैं। हमारा 19वां प्रश्न है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में क्या अंतर है? तो उत्तर देखते हैं हम लोग। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर, क्या अंतर है जरा हम लोग उसको देखते हैं। तो देखिए, अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो परावर्तक सतह धंसा रहता है, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए, एक दर्पण बनाते हैं हम और हमने पीछे क्या किया? इसको एक विशेष प्रकार के पेंट से पेंट कर देते हैं। अब ये जो दर्पण बना, इसका जो परावर्तक सतह है ये धंसा हुआ है, इसे हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। नेमिंग करते हैं MN। उत्तल दर्पण क्या होता है? तो उत्तल दर्पण है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये कैसे बनाएंगे? ये हमने पीछे पेंट कर दिया। अब देखिए, अभी जो दर्पण बना इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है, तो इस तरह के दर्पण को हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहेगा, अंदर की ओर घुसा हुआ रहेगा, उसे हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण। तो मुख्य रूप से दोनों दर्पण में ये अंतर है। अब चलिए हम लोग देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न आप मेरे स्क्रीन पर देखिए, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में 2 अंतर बताएं। तो चलिए हम लोग दोनों में 2 अंतर देखते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में 2 अंतर। क्या क्या 2 अंतर है? तो उत्तल लेंस क्या है कि वैसा लेंस जिसका बीच का भाग उठा हुआ रहता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। बीच का भाग कैसा रहेगा? उठा हुआ रहेगा। और अवतल लेंस क्या होता है? वैसा लेंस जिसका बीच का भाग धंसा हुआ रहता है उसे हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो देखिए, अवतल लेंस जो होगा वह इस तरह से होगा, बीच का भाग धंसा हुआ, और उत्तल लेंस कैसा होगा? वो इस तरह से होगा, जिसका बीच का भाग उठा हुआ रहेगा। तो ये उत्तल लेंस के लिए हो गया, या अवतल लेंस के लिए हो गया। अब देखिए, दूसरा अंतर क्या है कि उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बन सकता है, लेकिन अवतल लेंस के साथ क्या होता है? अवतल लेंस वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। तो ये मुख्य रूप से दोनों लेंस में 2 अंतर थे। अब चलिए हम लोग 21वां प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न आप देखिए स्क्रीन पर, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, तो विशेषताएं जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है उसका हम लोग एक डायग्राम देख लेते हैं। आप देखिए मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर समतल दर्पण के द्वारा एक प्रतिबिंब का निर्माण किया गया है। और इस प्रतिबिंब को अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो ध्यान से देखने पर हमें पता चलेगा कि समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं होती है। पहली विशेषता देखिए, आप देख सकते हैं प्रतिबिंब का आकार तथा वस्तु का आकार समान होता है। मतलब जितना बड़ा वस्तु होगा, आप देख सकते हैं यहाँ कैंडल जितना बड़ा है, प्रतिबिंब भी उसका उतना ही बड़ा है। और दूसरी विशेषता क्या है? दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर रहता है, प्रतिबिंब भी दर्पण से
उतनी ही दूरी पर बनता है, मतलब वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी आपस में बराबर होंगे। तीसरी विशेषता क्या है? प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है। और चौथी विशेषता की बात करते हैं, प्रतिबिंब का पार्श्व परिवर्तन होता है। ये पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, जरा उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे अगर हम एक कागज पर बी लिखते हैं और जब समतल दर्पण के सामने इसे रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह इस तरह से बनेगा। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे पार्श्व परिवर्तन। मतलब इसमें क्या होता है, लेफ्ट वाला हिस्सा राइट दिखता है और राइट वाला हिस्सा लेफ्ट दिखता है। आपने देखा होगा एम्बुलेंस वाले गाड़ी में एम्बुलेंस भी सीधा लिखा हुआ नहीं होता है, बल्कि वो कैसा लिखा होता है, इस तरह से लिखा होता है। इस तरह से। तो अगर हम इसे समतल दर्पण के सामने जाकर के देखेंगे तब यह एम्बुलेंस दिखेगा इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हुआ, दायां वाला हिस्सा बायां हो गया और बायां वाला हिस्सा दायां हो गया। इसे ही हम लोग कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। अब चलिए हम लोग 22वें प्रश्न को देखते हैं। 22वां प्रश्न है, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं जब वस्तु दर्पण से अधिक दूरी पर हो। देखिए, अवतल दर्पण में वस्तु को जब अलग अलग स्थिति पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी अलग अलग स्थिति पर और अलग अलग प्रकृति का बनता है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि जब वस्तु अवतल दर्पण से बहुत दूर हो तब प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। जब वस्तु अवतल दर्पण से अधिक दूरी पर हो तब अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्न है। कौन कौन सी विशेषताएं हैं देखते हैं। पहली विशेषता है कि प्रतिबिंब फोकस पर या फोकस तल पर बनता है, और दूसरी विशेषता है कि प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। और तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता है कि प्रतिबिंब वस्तु से काफ़ी छोटा बिंदुवत बनता है। अब चलिए हम लोग 23वें प्रश्न को देखते हैं। 23वां प्रश्न है, आपके खुद का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में कैसा दिखाई देगा। देखिए, उत्तल दर्पण जो होता है उसमें प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो हमारा प्रतिबिंब भी कैसे दिखाई देगा? आभासी होगा और हमसे छोटा होगा। आप मेरे स्क्रीन पर देखिए कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दिखता कैसे है, और इस प्रतिबिंब को देख करके हम विशेषताएं लिख सकते हैं। हमारे खुद का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में इस प्रकार दिखाई देगा। किस प्रकार दिखाई देगा? तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा, प्रतिबिंब हमारे आकार से छोटा होगा और प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनेगा। ये 3 विशेषताएं हमारे प्रतिबिंब की होगी। अब चलिए हम लोग 24वें प्रश्न को देखते हैं। 24वां प्रश्न आप देखिए मेरे स्क्रीन पर। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसे आप किस प्रकार दर्शाएंगे। देखिए, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसे दर्शाने के लिए कई प्रयोग किए जा सकते हैं। हम लोग यहाँ पर एक छोटे से प्रयोग का छोटा सा वर्णन करेंगे। आप देखिए स्क्रीन पर, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसे दर्शाने के लिए हम एक प्रिज्म लेते हैं तथा उसके एक सतह पर सूर्य के प्रकाश की एक पतली प्रकाश पुंज डालते हैं। ऐसा करने पर प्रिज्म के दूसरे सतह से रंगों की एक पट्टी निकलती है जिसमें 7 रंग होते हैं। इस क्रिया से पता चलता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न आप देखिए स्क्रीन पर। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 चीज़ों का नाम लिखिए जिनमें लेंस का उपयोग होता है। देखिए, लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया था कि वैसा लेंस जिसका बीच का भाग उठा हुआ रहता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस किसे कहते हैं? तो वैसा लेंस जिसका बीच का भाग धंसा हुआ रहता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। अब चलिए हम लोग 5 चीज़ों के नाम लिखते हैं जिनमें लेंस का उपयोग होता है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें लेंस का उपयोग होता है, लेकिन हम यहाँ पर 5 चीज़ों का ही नाम लिखेंगे। तो 5 चीज़ों के नाम जिनमें लेंस का उपयोग होता है कौन कौन सा है? पहला सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, तीसरा चश्मा, चौथा दूरबीन और 5वां कैमरा। इन सभी चीज़ों में लेंस का उपयोग होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है
इसका एक उदाहरण दें। तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब पर चर्चा किया था। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि किसी वस्तु से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वहाँ उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, दर्पण या लेंस दोनों में वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होगा और लेंस से प्रकाश का अपवर्तन। अब इसका उदाहरण की हम बात करते हैं। इसका उदाहरण तो देखिए, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक दर्पण है और मैं इसके इस तरह से पीछे वाले भाग को पेंट कर दे रहा हूँ। ये अवतल दर्पण बन गया। ये उसका मुख्य अक्ष हो गया और ये हो गया उसका ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र। अब एक वस्तु को लेते हैं वक्रता केंद्र के बाहर। तो जब वक्रता केंद्र के बाहर वस्तु को लेते हैं तो इसका प्रतिबिंब बनता है वास्तविक। ये हो गई पहली प्रकाश किरण और ये हो गई दूसरी प्रकाश किरण। यह वक्रता केंद्र से जाती है और उसमें कोई विक्षेपण नहीं होता है। जहाँ पर दोनों प्रकाश किरणें मिलती है वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो एग्जाम्पल हम क्या बोल सकते हैं, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर और अनंत के बीच होती है तब उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। अब चलिए हम लोग 27वें प्रश्न यानी कि इस चैप्टर के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। 27वां प्रश्न है, क्या आप पंचतंत्र के शेर और खरगोश की कहानी जानते हैं? शेर ने कुएं में क्यों छलांग लगाया था? चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या सचमुच आप पंचतंत्र के शेर और खरगोश की कहानी जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, और अगर आप जानते हैं तो कहानी को फिर भी सुन ले ताकि एक बार आपको फिर से याद हो जाए। चलिए हम लोग कहानी को सुनते हैं। एक जंगल में बहुत ही क्रूर शेर रहा करता था। अक्सर वह शेर जंगल के अन्य जानवरों को तंग करता, उन्हें मारता, उन्हें अपना शिकार बनाता। इस तरह से जंगल के सारे जानवर उस क्रूर शेर से तंग आ चुके थे। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने शेर के सामने यह प्रस्ताव रखा कि शेर भाई, आप हमें यूं ही तंग ना करिए, हम स्वयं आपके पास प्रत्येक दिन एक एक जानवर को भेज दिया करेंगे। इस तरह शेर बड़ा खुश हो गया। उसे लगा कि अब तो उसे बैठे बैठे ही भोजन मिल जाएगा। इस तरह से प्रत्येक दिन जंगल के जानवर आपस में तय करके किसी एक जानवर को शेर के पास उसके भोजन के लिए भेज देते। एक बार की बात है, इसी क्रम में छोटे से खरगोश की बारी आई। जंगल के सभी जानवरों ने बहुत ही दुखी मन से उस खरगोश को शेर के पास भेजा। खरगोश रास्ते भर यह सोचता जा रहा था कि इस क्रूर शेर से किस प्रकार आज़ादी मिल सकती है, और वह सोचते सोचते काफ़ी देर के बाद उस शेर के मांद के पास पहुंचा। शेर उसे देखते ही आग बबूला हो गया और उसने कड़कते हुए कहा, कहाँ थे इतनी देर से? मेरी भूख बहुत बढ़ गई है। उस छोटे से खरगोश ने कहा, महाराज, मैं तो आपके पास बहुत पहले ही आ रहा था, किंतु रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया जो स्वयं को इस जंगल का राजा कहता है, और उसने ही मुझे रोक लिया था। अब आप ही बताइए मैं क्या करता? यह सुनते ही शेर का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया और उसने कड़कते हुए जोर से कहा, मेरे रहते हुए इस जंगल का कोई दूसरा राजा नहीं हो सकता। चलो सबसे पहले मैं उसे मारूंगा, फिर तुम्हें मारकर खाऊंगा। इतना कहते ही उस खरगोश ने उस शेर को जंगल के एक बहुत ही पुराने कुएं के पास ले गया और कुएं की ओर इशारा करते हुए उसने शेर से कहा, महाराज, इसी कुएं में वो शेर रहता है जो खुद को जंगल का राजा कहता है। इतना सुनते ही शेर उस कुएं के पास पहुंचा और जैसे ही उसने कुएं में झांका तो कुएं के अंदर उस शेर को अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। उस प्रतिबिंब को उसने दूसरा शेर समझ लिया और गुस्से से उस शेर को मारने के लिए कुएं में कूद गया। जैसे ही कुएं में कूद गया वह तो पानी के अंदर मर गया। और इस तरह से एक खरगोश की सूझबूझ ने जंगल के सभी जानवरों को क्रूर शेर के हाथों मरने से बचा लिया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि अगर हम सही समय पर अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हैं तो बड़े से बड़े समस्या से भी आसानी से निजात पा सकते हैं। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी और अब तो आप समझ ही गए होंगे कि शेर ने कुएं में क्यों छलांग लगाया था। चलिए हम लोग उसका उत्तर भी देख लेते हैं।
शेर को कुएं में अपना प्रतिबिंब दिखा था, जिसे उस शेर ने अपना शत्रु शेर समझ लिया था और उस शत्रु शेर को मारने के लिए ही शेर ने कुएं में छलांग लगाया था। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस चैप्टर के सभी प्रश्नों पर चर्चा किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछें और इसी प्रकार की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।